स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, स्टडी 91 का ये प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम लोग आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछे गए उन प्रश्नों का सिंहावलोकन करते हैं जिन्हें आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने के सबसे अधिक चांसेज हैं। और इस क्रम में मैं प्राचीन भारत से शुरू हुआ था और मध्यकालीन भारत तक यानी मिडिएवल हिस्ट्री तक पहुंच गया हूं। और आप लोगों को इस समय सल्तनत काल में तुगलक वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तुगलक वंश के वो प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, जैसे सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया, सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण तुगलक वंश के शासकों के द्वारा किया गया। तुगलक वंश वो वंश था जो सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक रहा था। पहला प्रश्न में पूछ भी रहा है, क्या किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? जी हां, सल्तनत काल, जिसके बारे में मैं बताया आप लोगों से कि भारत में सल्तनत काल कब से कब तक रहा था। जी हां, तराइन की लड़ाई के बाद जब भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई और मोहम्मद गोरी के मौत के बाद उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और गुलाम वंश से ये कहानी शुरू हुई 1526 में जाकर के लोधी वंश से समाप्त हुई थी। यानी सल्तनत काल कितने वर्षों का रहा था? आप कहेंगे कि 320 वर्षों का रहा था। सल्तनत काल का पहला जो राजवंश था, जिसे ममलूक वंश, दास वंश, गुलाम वंश, ममलूक या फिर इलवरी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? इलवरी राजवंश के नाम से जाना गया। और ये वर्ष 1206 से लेकर के कब तक? 1290 तक। यानी गुलाम वंश का भारत पर, दिल्ली पर कितने वर्षों का शासन था? लगभग 84 वर्ष का शासन था। सल्तनत काल का ये पहला राजवंश था गुलाम वंश। उसके बाद मैंने बताया आप सबसे कि गुलाम वंश के बाद भारत पर दिल्ली पर खिलजियों का शासन हुआ। किसका? खिलजी वंश के लोगों का। ये सल्तनत काल का दूसरा राजवंश था जो कि वर्ष 1290 से लेकर के 1320 तक शासन किया। और सल्तनत काल में सबसे कम शासन किया किसने? खिलजी वंश के शासकों ने। और सबसे कम शासक भी खिलजी वंश में ही हुए थे, सिर्फ 4। और इन लोगों ने 30 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक। खिलजियों के बाद फिर लोधी वंश ना तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। और तुगलक वंश कब से कब तक रहा था? जी हां, 1320 से 1414 तक। यानी आप देख रहे होंगे कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तुगलक वंश के लोगों का रहा था। और तुगलक वंश के शासकों ने कितने वर्ष तक शासन किया? लगभग 94 वर्ष तक शासन किया। तुगलक वंश में कुल कितने शासक हुए थे? तो 8 सुल्तान हुए। कितने सुल्तान हुए? 8 हुए थे। जबकि गुलाम वंश में कुल कितने हुए थे? कुल 11 सुल्तान हुए थे। खिलजी वंश में अभी मैंने बताया कितने थे? कुल 4 सुल्तान थे। और तुगलक वंश के बाद किस राजवंश का उदय हुआ? तो आप कहेंगे कि सैयद वंश का हुआ था। किसका? सैयद वंश। सैयद वंश के शासक जो कि वर्ष 1414 से लेकर के और 1451 तक शासन किए। कितने वर्ष तक? 37 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 37 वर्ष तक सैयद वंश के शासक अपने आप को पैगंबर का वंशज कहते थे। तो ये चौथा राजवंश था। और पांचवा जो राजवंश था वो था कौन सा? लोधी वंश। कब से कब तक चला? तो आप कहेंगे कब से कब तक रहा था? तो वर्ष 1451 से लेकर के और 1526 तक। इसी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों मार दिया गया। और इस तरह भारत से सल्तनत काल यानी तुर्क सत्ता समाप्त होती है और मंगोल या कह ले कि मंगोलों के वंशज जिन्हें मुगल के नाम से जाना गया, उनका शासन व्यवस्था शुरू होती है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? तुगलक वंश।
तुगलक वंश के लोगों ने सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया था। कौन से? तुगलक। और अगर पूछे कि सल्तनत काल का दूसरा राजवंश जो सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो वो था जो है गुलाम वंश। और उसके बाद सबसे अधिक वंश समय तक जो है शासन किया, वो थे जो है लोदी। लोदियों के बाद जो है सैयद, और सैयदों के बाद सबसे कम जो है जिनका शासन काल था, वो थे जो है कौन? खिलजी। तो कभी कभी इनको इस क्रम में अरेंज करने के लिए दे देता है। ये लोग 94 वर्ष तक शासन किए, ये 84 वर्ष तक शासन किए। इनका शासनकाल करीब 75 वर्ष था। सैयदों का शासनकाल 37 वर्ष का था, जबकि खिलजियों ने सिर्फ भारत पर 30 वर्ष तक दिल्ली पर जो है शासन किया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तो जी हां, अंतिम विकल्प जो है सही है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि गुलाम वंश का जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति भी था। वास्तविक संस्थापक पूछेगा इस वंश का, तो आप कहेंगे कि वास्तविक संस्थापक कौन था? आप कहेंगे कि इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश रिश्ते में किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगर खिलजी वंश की जो है बात किया जाए, उससे पहले आपको बता दें इस वंश का अंतिम शासक जो था, जिसका नाम था जो है नासिरुद्दीन कैमवर्ष, जो कि वर्ष 1287 से लेकर के 90 तक शासन किया। पहला और अंतिम जो है जरूर जाने कि इसी प्रकार खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था कौन? तो इसी जो है गुलाम वंश के अंतिम शासक का सेनापति था, जिसने कैमवर्ष की हत्या करके और भारत पर खिलजी वंश की स्थापना किया था। इस वंश का अंतिम शासक अगर जो है आपसे पूछे, तो आप कहेंगे नासिरुद्दीन। कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। यह सबसे कम समय तक जो है शासक रहा था। कौन था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये इतने प्यारे प्यारे नाम हैं कि याद करने में थोड़ा सा मजा आ जाता है। उसके बाद जो है कौन सा राजवंश था? तो मैंने बताया कि कौन सा? तुगलक वंश। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक खिलजी वंश का सेनापति, जिसका नाम था जो है, क्या नाम था? जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ जो है बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां या उबेक खां? तो मैंने बताया कि खिलजी वंश का अंतिम जो सेनापति था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी जो है सेनापति रहा था, वो था गाजी मलिक। गाजी मलिक जिसने सबसे अधिक मंगोलों के आक्रमण का जो है सामना किया था। यही गाजी मलिक गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से, किस नाम से? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से एक नए राजवंश की स्थापना करता है। कब? जब खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह का मर्डर कर देता है तब। तो आपसे पूछा जाए कि तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक किस राजवंश का सेनापति रहा था? जी हां, खिलजी वंश का। जबकि खिलजियों का ही सेनापति था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता था। मलिक काफूर जो कि एक नपुंसक हिजड़ा व्यक्ति था, और इसको 1000 दिनार में गुजरात अभियान के दौरान जब गुजरात पर अटैक किया था रायकर्ण द्वितीय के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी, उसकी पत्नी कमला देवी को प्राप्त करने के लिए, तो उसी दरमियान इसने मलिक काफूर को जो है खरीदा था। मलिक काफूर वो व्यक्ति था जिसने वारांगल पर अटैक करके 1313 ईस्वी में वारांगल के राजमहल से, काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के महल से कोहनूर हीरा को उसने प्राप्त किया था। कहा जाता है कि कोहनूर हीरा आंध्रा की जो है कोलेरू खान से सातवाहन वंश के शासकों को मिली थी, और उसके बाद काकतीय वंश के शासक रुद्र प्रताप से मलिक काफूर को प्राप्त हुआ।
और मलिक काफूर उसे दिल्ली में ले आकर के खिलजी को दे दिया। खिलजियों के बाद सल्तनत काल के बाद वो कोहनूर हीरा मुगलों तक पहुंचा। मुगलों में सबसे पहले बाबर को प्राप्त हुआ और मुगल वंश का ही शासक शाहजहां था जिसने उस कोहनूर हीरे को अपने तख्तो-ताज में, अपने राज सिंहासन में जो है इम्बेल्ड करा दिया था, जड़वा दिया था, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता था। और उस मयूर सिंहासन को जब अफगान का शासक भारत पर अटैक किया तो उसे लेकर के जो है वापस चला गया। कहां? अफगान, ईरान जो है लेकर के चला गया। राजा रणजीत सिंह ने फिर उसको जो है भारत में लाए थे, लेकिन जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ तो वो कोहनूर हीरा सिख साम्राज्य लाहौर से उसको लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त हुआ और लॉर्ड डलहौजी ने उस कोहनूर हीरा को ब्रिटेन की महारानी को भेंट कर दिया। आज भी कोहनूर हीरा ब्रिटेन की जो महारानी है उनके जो है मुकुट में विराजता है, जबकि उसका एक हिस्सा तोड़ करके आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया है लंदन में। बहरहाल अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में मैं आपसे जो है बता रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति गाजी मलिक था जिसने इस वंश के अंतिम शासक की हत्या करके और किस वंश की स्थापना किया था? तुगलक वंश की स्थापना किया। जफर खान भी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था जो 1297 में जब मुगलों का अटैक हुआ था, वेरी सॉरी, मंगोलों का अटैक हुआ था। किसका? मंगोलों का अटैक हुआ। मंगोलों का शासक जिसका नाम था उस समय, नायक जिसका नाम था कादिर खां, उसी जो है अटैक में इसका सेनापति जफर खां जो है मारा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तुगलक वंश का पहला शासक जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसने सत्ता व्यवस्था संभालते ही सबसे पहला काम किया, खिलजियों के समय में जो टैक्स को बिल्कुल कम, टैक्स को जो है 50% तक कर दिया गया था, गयासुद्दीन ने उसको जो है कम कर दिया। गयासुद्दीन के द्वारा टैक्स को जो है कम कर दिया गया। इतना ही नहीं, गयासुद्दीन के द्वारा कृषि कार्य के लिए नहरों का निर्माण कराया गया। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान भी था, तो कौन था? जी हां, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। और गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का ही जो है बेटा, जिसको चूना खां या चौना खां के जो है नाम से जाना जाता था, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीर ए कोही की स्थापना कराई जाती है। और ये कौन सा विभाग था? कृषि विभाग। कहा जाता है कृषि विभाग की स्थापना सल्तनत काल में सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। कृषि मंत्री का पद सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है बनाया गया था। और इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर लोन यानी कृषि ऋण की जो है प्रथा भी सबसे पहले सल्तनत काल में किसके द्वारा शुरू की गई? जी हां, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है शुरू की गई। मोहम्मद बिन तुगलक जो इस वंश का दूसरा शासक था, जिसका शासनकाल 1325 से लेकर के और 1351 तक जो है रहा था। कृषि ऋण की व्यवस्था इसी ने कराया और तब उसे जो है तकावी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तकावी कहा जाता था। जब राजप्रसाद से या राज खजाने से किसानों को जो है ऋण दिया जाता था, किसान जो है खेती बाड़ी करते थे और जब उनकी उपज यानी जो है फसल तैयार हो जाती थी, कट जाती थी, तो फिर उनसे जो है वसूली कर ली जाती थी। तकावी में जो है पैसे के बदले में जो है पैसे ही जो है लिए जाते थे, ये तकावी था। और दूसरी जो है एक व्यवस्था थी जिसको सोनधार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोनधार। और सोनधार के तहत जो है पैसा दिया जाता था किसानों को ऋण के बदले, लेकिन लिया जाता था क्या? अनाज। ये व्यवस्था क्या थी? यही सोनधार थी। इतना ही नहीं, किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए उसने एक और व्यवस्था जो है चलाई, जिसको जो है बेंगही कहा जाता था। बेंगही कहा जाता था। तुर्की भाषा का ही जो है शब्द है बेंगही। बेंगा का मतलब ही होता था बीज। और जो बेंगही व्यवस्था चली बहुत दिनों तक जो है रही थी, आज भी कहीं कहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यहां अनाज दिया जाता था बीज के रूप में और
अनाज के बदले ही क्या लिया जाता था? अनाज लिया जाता था। तो इस व्यवस्था को जो है कहा गया था बेगही व्यवस्था, इसको कहा गया सोनधार व्यवस्था, इसको कहा गया तकावी व्यवस्था। ये सबसे अधिक जो है आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाए अमीर ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किसके सलाह पर किया गया था? इब्न बतूता की सलाह पर किया गया था। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला व्यक्ति था, भारत को देखने का इसके सर पे जो जुनून सवार हुआ कि पैदल अफ्रीका से भारत आ गया था। जिंदगी का 11 वर्ष पैदल चला था, इतना बड़ा दिमाग का पैदल था। और दिल्ली आया तो दिल्ली में एक और पैदल था दिमाग से, जिसको पढ़ा लिखा पागल कहा जाता था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक इससे इतना प्रभावित हुआ कि इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। और बहुत सारी बातें जो है इसमें आपको बताई जाएंगी, क्योंकि इस क्लास में समय का एक लिमिटेशन है। 1 घंटा तक जो है इस क्लास को जो है मुझे 1 घंटे में पूरे 20 क्वेश्चन कराने हैं। वैसे जब पेड क्लास जो है होगी तो उसमें बहुत और भी विस्तृत तरीके से इसको जो है पढ़ा जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखिए, मोहम्मद तुगलक ने किसको दीवान ए मुस्तखराज लगान की बकाया राशि वसूलने वाला नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक जो संस्कृत का जो है बड़ा विद्वान व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है पहला ऐसा जो है सुल्तान था जिसने संस्कृत का अध्ययन किया। ऐसा पहला जो है व्यक्ति था जिसने जो है खगोल शास्त्र या तर्क शक्ति जैसे जो है भारतीय विषयों का अध्ययन किया। और उसने दीवान मुस्तखराज का मतलब क्या है? राजस्व विभाग। राजस्व विभाग, और राजस्व विभाग के अंतर्गत जो है ईमानदार जो है अफसरों को, अधिकारियों को रखा जाता था वसूली के लिए। और इसने तो उस समय के जो महान सूफी संत थे जिनका नाम था सूफी शेख साहबुद्दीन, उन्हीं को लगान की वसूली के लिए यानी दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज ए होना चाहिए था। दीवान ए मुस्तखराज में इनको लगान वसूलने के लिए जो है नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प। अगला प्रश्न देखें, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? जी हां, मैंने आपको बताया कि तुगलक वंश भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। इसका पहला सुल्तान हुआ जिसका नाम था गयासुद्दीन। क्या नाम था? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन जो कि कब से कब तक शासन किया? 1320 से लेकर के 1325 तक। 5 साल में ही इनकी पंचवर्षीय योजना जो है खत्म हो गई। उसके बाद जो है शासक बनता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पढ़ा लिखा सुल्तान या पढ़ा लिखा जो है पागल सुल्तान कहा जाता था। इसने शासन किया 1325 से लेकर के 1325 से लेकर के कब तक? 1351 तक। 1351 तक। और उसके बाद जो सुल्तान बनता है वो व्यक्ति था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जिसको कि सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसका शासनकाल 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक जो है रहा था। और यही फिरोज शाह तुगलक आप जो कि देख रहे हैं पहले विकल्प में दिया है। फिरोज शाह तुगलक ने उस समय सम्राट अशोक का जो टोपरा अभिलेख था, जिसे दिल्ली टोपरा अभिलेख के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया बेटा? दिल्ली टोपरा अभिलेख। टोपरा अब वर्तमान में हरियाणा में जो है जिला है अंबाला। अंबाला में एक गांव है टोपरा। वहीं से सम्राट अशोक के द्वारा जो एक उनका शिलालेख था, सॉरी स्तंभ लेख था, उसको वहां से उखाड़ करके लाता है। कहां? दिल्ली में। और फिरोज शाह कोटला का किला, इसी के द्वारा जो है यमुना नदी के तट पर फिरोज शाह कोटला का किला बनवाया गया, जिसको बाद के दिनों में ब्रिटिश हुकूमत ने आर्मी छावनी के रूप में इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि उसी के जो मध्य भाग था बाद के दिनों में उसी को क्रिकेट ग्राउंड के रूप में भी बदला गया। तो वो फिरोज शाह कोटला का क्रिकेट ग्राउंड दिल्ली में स्थित है, उस नाम से जाना गया। और अब उसका नाम बदल करके कर दिया गया है क्या? जी हां, अब उसका नाम कर दिया गया है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, जो दिल्ली में आज भी स्थित है। तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को जो है लाया था, किसने मंगवाया था? फिरोज शाह
तुगलक ने। और दूसरा जो था दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख। और दिल्ली मेरठ अभिलेख को भी जो है ला करके यहीं फिरोज शाह कोटला के किला में स्थापित कराया गया। कहा जाता है कि दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है सम्राट अशोक का जो है अंतिम अभिलेख था, सम्राट अशोक का अंतिम अभिलेख था। और दिल्ली मेरठ अभिलेख, दिल्ली मेरठ अभिलेख इनका वो अभिलेख था जिसकी खोज 1750 में किसके द्वारा किया गया था? टी फेंथलर के द्वारा किया गया। जबकि सबसे पहले दिल्ली टोपरा अभिलेख को 1837 में पढ़ने में सफलता मिली थी किसको? जेम्स प्रिंसप को, जो कि मैंने आप लोगों से मौर्य वंश से संबंधित जब जो है मैंने क्लास लिया था तो आपको इस पर विधिवत जो है व्याख्या किया था, उस पर जो है आपको बताया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करते हैं अवलोकन। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सकेगा? जी हां, एक तुगलक वंश जो सबसे लंबे समय तक जो है शासन किया, उसका पहला जो शासक ही था गयासुद्दीन। कहा जाता है कि गयासुद्दीन भी जो है एक तुर्क पिता और मुस्लिम माता का बेटा था। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति हुआ जिसका नाम था जो है फिरोज शाह तुगलक। जी नहीं, ये तीसरा सुल्तान था। दूसरे नंबर पर तो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था। तो फिरोज शाह तुगलक जो था ये भी जो है हिंदू मां का जो है बेटा था। पंजाब के जाट समुदाय से इनकी माता जो है बिलोंग करती थी। और फिरोज शाह तुगलक ने हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम धर्म के लोगों से भी जो है इसका बहुत बेहतर लगाव रहा था। और इसी ने सबसे पहले अनुवाद विभाग की स्थापना की, अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि संस्कृत भाषा में लिखे गए जो ग्रंथ हैं उनका फारसी में जो है अनुवाद किया जाए, और जो फारसी में लिखे हैं उनका संस्कृत में अनुवाद किया जाए। लेकिन कुछ उलेमाओं के विरोध की वजह से ऐसा हो नहीं पाया था। बहरहाल अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है किया गया। फिरोज शाह तुगलक जिसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था, फिरोज शाह तुगलक जिसने अपने जीवन काल में बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था किया और दफ्तर रोजगार की स्थापना की। आज भी हर जिले में रोजगार कार्यालय आपको जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो है मिलेगा। फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने सबसे पहले दान विभाग की स्थापना की, इसने सबसे पहले दारुल सफा की स्थापना की, इन्होंने सबसे पहले दीवाने इस्तेहाक की स्थापना की। जो सबसे अधिक जो है पूछता है क्या? दीवान ए इस्तेहाक, दीवान ए इस्तेहाक ये क्या था? जी हां, इसी को कहा गया पेंशन विभाग। क्या कहा गया? पेंशन विभाग। सैनिकों को सैनिक सेवा के बदले वेतन देने की प्रथा शुरू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन सैनिक से सेवा के बाद जो सेवानिवृत्त हो जाते थे या युद्ध में जो सैनिक जो है घायल हो जाते थे, विकलांग हो जाते थे या जो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उनके परिवार के लोगों को पेंशन देने की प्रथा जो है फिरोज शाह तुगलक ने ही शुरू किया। बाद के दिनों में सभी कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था जो है लागू की गई। तो सैनिकों को वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने, लेकिन पेंशन देने की प्रथा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। और उस समय जो पेंशन विभाग था उसको किस नाम से जाना जाता था? दीवाने इस्तेहाक के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करें, उसके बाद जो है और विकल्पों पर अगर विचार करें तो अभी मैंने बताया कि खिलजी ने ही सबसे पहले जो है सैनिकों को वेतन देने की प्रथा जो है शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही सबसे पहले सैनिकों को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सामान जो है देने की प्रथा की शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा की शुरुआत की। ये तमाम इनके कार्य जो है मैंने पिछले लेक्चर में जो खिलजी वंश का है वहां पर बताया था। अगर आप पहली बार इस जो है लेक्चर पे हैं तो वहां जाकर के आप खिलजी वंश से संबंधित उस लेक्चर को जो है वीडियो को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखें। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल ए शफा क्या था? दारुल ए शफा
फिरोज शाह तुगलक जो कि गरीब लोगों के प्रति इसका जो है बड़ा ही सहानुभूति थी। यह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने कि सल्तनत काल में जो है गरीब लोगों की कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने की प्रथा की शुरुआत की थी, पेंशन देने की प्रथा की शुरुआत की। इसके शासनकाल में सबसे अधिक जो है दास रहे थे, लगभग 2 लाख थे। बाकायदे उसने जो है एक दास विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता था। और ऐसे लोग जो बिल्कुल गरीब थे, ऐसे लोग जो कि पूरी तरीके से निराश्रित थे, ऐसे लोगों के लिए जो है एक खैराती हॉस्पिटल बनवाया गया जहां पर उनको मुफ्त में जो है दवा दी जाती थी, जहां मुफ्त में उनका इलाज किया जाता था। यहां पर भोजन, दवा, रहने, हर चीज की व्यवस्था थी और उसको जो है दारुल सफा के नाम से जाना जाता था। आज भी जो है लखनऊ में दारुल सफा है। तब तो जो है आर्थिक रूप से बिल्कुल दरिद्र लोगों को वहां पर रखा जाता था, अब तो मामला ठीक उल्टा है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है। दूसरा विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखें, अगला प्रश्न का अवलोकन करें। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा या हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? पहला सुल्तान कौन था? इस काम को भी जो है किया था सबसे पहले किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक जिसका शासनकाल वर्ष 1351 से लेकर के और कब तक रहा था? 1388 तक रहा था। फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का जो है तीसरा शासक था। और मैंने बताया कि तुगलक वंश में जो है कितने सुल्तान हुए थे? तो कुल जो है 8 सुल्तान हुए। 8 सुल्तान हुए थे। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसी के शासनकाल में सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जाता है। कौन सा? जजिया कर लगाया गया, जजिया टैक्स। हालांकि आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो उस सवाल का जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला व्यक्ति था, आक्रमणकारी था, जिसने भारत में जजिया कर लगाया। सिंध में कब? 712 ईस्वी में। और जजिया कर उन लोगों से वसूला जाता था जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, यानी गैर इस्लामिक लोगों से वसूला जाता था। पहला विदेशी सुल्तान जिसने भारत में जजिया कर लगाया उसका नाम था महमूद गजनवी। और पहला भारतीय सुल्तान जिसने भारत के लोगों से, गैर मुस्लिम लोगों से जजिया कर वसूला, उसका नाम था जो है क्या? फिरोज शाह तुगलक। तो ये तीनों बातें अलग अलग हैं, आप जो है हमेशा ध्यान रखेंगे। जजिया कर जो है वसूला गया। और सरकारी खर्चे पर हज यात्रा, जो लोग उस समय आर्थिक रूप से गरीब थे, ऐसे लोगों को शाही खर्चे पर तीर्थ यात्रा कराने की प्रथा। इस्लाम धर्म के अनुसार हर एक मुसलमान को जिंदगी में एक बार मक्का मदीना की यात्रा करनी चाहिए, जिसे हज यात्रा कहा जाता है। और शाही खर्चे पर यह व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शुरू हुई तो बहुत लंबे समय तक जो है चला था। इवन दैट मुगल काल में भी जो है यह व्यवस्था बनी रही और आजादी के बाद तक रही थी। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सरकारी खर्चे पर हज यात्रा की व्यवस्था जो है क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। तो जो प्रथा फिरोज शाह तुगलक के समय में शुरू हुई, नरेंद्र मोदी के समय में समाप्त हो गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। जी हां, तुगलक वंश का दूसरा शासक जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम था मलिक फखरुद्दीन, जिसका एक और नाम था जूना खां या जौना खां, जिसे पढ़ा लिखा सुल्तान या पढ़ा लिखा पागल सुल्तान के नाम से जो है जाना गया। अपनी सनक भरी योजनाओं की वजह से ही उसे पढ़ा लिखा पागल जो है कहा जाता है। आज भी कुछ लोग इतना पढ़ लेते हैं कि रास्ते चलते हुए भी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करते रहते हैं। हालांकि देश हो या परिवार हो, इसको चलाने के लिए कहा जाता है कि आपका बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, आपका बहुत अधिक सामाजिक होना जरूरी है, आपका बहुत अधिक जो है सामाजिक अनुभव होना जरूरी है। पहले वो दौर था जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, एक ही परिवार में 4-4 5-5 भाई और पूरी जिंदगी एक साथ रह लेते थे। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। और आज का परिवार, अब तो 2 ही भाई, दोनों बाकायदे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन कब तक साथ रहते हैं बताने की जरूरत ही नहीं है। जब तक शादी नहीं होती है, उसके बाद शादी होते ही उसका परिवार अलग, इसका परिवार अलग। यही स्थिति देश को भी चलाने में है। बहरहाल उन दिनों मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा होकर के भी पूरी तरीके से जो है फेल हो गया, और उसकी सनक भरी योजनाओं में जो पहली योजना थी अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद का जो है स्थानांतरण करना। दौलताबाद जो कि यादव वंश के राजाओं की राजधानी थी, जिसका नाम था जो है देवगिरी। कहा जाता है कि खिलजी वंश का शासक जब मलिक काफूर ने देवगिरी पर अटैक किया था तो इसका नाम बदल करके जो है दौलताबाद जो है कर दिया था। और यह काम जो है इसने किया था कब? 1326 ईस्वी में। दिल्ली से दौलताबाद, आज दौलताबाद जो है दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में जो है पड़ता है। और तमाम जो है परेशानियों के बाद, तमाम जो है मंत्रियों के मना किए जाने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सबसे पहले दक्षिण भारत में सिर्फ लूटपाट के इरादे से गया था, मोहम्मद बिन तुगलक वहां राजधानी स्थापित करने के इरादे से गया। इसके मंत्रियों ने इससे पूछा, हुजूर आला, मंगोलों के जो है अटैक के वजह से बहुत से ऐसे सैनिक हैं जो विकलांग हो गए, चल नहीं सकते। बहुत से ऐसे हैं जो कि देख नहीं सकते, कोई पैर से विकलांग, कोई आंख से विकलांग, ये लोग कैसे जाएंगे वहां तक? उसने कहा पैदल जाएंगे। इतना बड़ा दिमाग से पैदल था। अंधों के कंधों पर लंगड़ों को बैठा दो, वो कंधे पर बैठ करके जो है रास्ता दिखाएगा, और जो देख नहीं सकता है वो पैदल पैदल दिल्ली से दौलताबाद जाएगा। इतना बड़ा जो है तेज आदमी था ये। बहरहाल दिल्ली से दौलताबाद ये राजधानी स्थानांतरित किया, और कहा जाता है कि वहां 1335 ईस्वी तक जो है रहा था। कब तक? 1335 ईस्वी तक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक 1326 में इन्होंने यात्रा प्रारंभ की, और जो है वहां पहुंचने के बाद 1335 तक रहे थे, और उसके बाद पुनः इन्होंने जो है दिल्ली को राजधानी फिर घोषित कर दिया। तो सल्तनत काल में पहली राजधानी थी लाहौर, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है बनाई गई थी गुलाम वंश में। दूसरी राजधानी बनाई गई कहां? दिल्ली, इल्तुतमिश के शासनकाल में उसी समय। और तीसरी राजधानी जो है बनी कौन सी? तो दौलताबाद। कौन सा? दौलताबाद। दौलताबाद का इन्होंने नाम रखा था क्या? कुतुब इस्लाम। कुतुब इस्लाम इन्होंने दौलताबाद का जो है नाम बदल करके रखे, और इस तरह जो है उत्तर भारत से इस्लाम धर्म को दक्षिण भारत में पहुंचाने में भी मोहम्मद बिन तुगलक का सबसे बड़ा जो है रोल था। इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में दौलताबाद चिश्तिया संप्रदाय का जो है सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है 100% जो है सही है। इनकी सनक भरी योजनाओं में दूसरी जो है सबसे बड़ी योजना थी, और वो थी जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, टोकन करेंसी जो है इसने सबसे पहले जो है सल्तनत काल में चलाया था। इसके अंतर्गत जो है क्या था? इसके अंतर्गत किया गया ये कि इन्होंने जो वजन के हिसाब से, पहले जो कॉइन्स होते थे, सिक्के होते थे, उनका जो है वजन के आधार पर उनका मूल्य होता था, यानी वेट के अनुसार रेट होता था। इन्होंने सिंबलाइज सिस्टम जो है शुरू कर दिया, जो आज भी है। जैसे एक सिक्के पर लिखा होता है 5 रुपया,
लगभग उसी वजन का एक सिक्का जिस पर लिखा है 10 रुपया, लगभग उससे थोड़ा सा इधर उधर बड़ा सिक्का, उसकी शेप साइज हो गई, उस पर लिखा है 20 रुपया। यानी जितना रुपया लिख दिया गया, जितना सिंबल बना दिया गया, उतना उसकी वैल्यू हो गई। यानी मटेरियल वैल्यू से उसका कोई लेना देना नहीं है। उस पर जो कुछ भी जो है प्रिंट किया गया है, प्रिंट वैल्यू जो है सबसे मायने रखती है। कागज के टुकड़ों पर भी तो यही है। एक बड़ा कागज का टुकड़ा जिस पर लिखा है मैं धारक को 1000 देने का वादा करता हूं, खैर अब तो है ही नहीं, 500 रुपया देने का वादा करता हूं, तो 500 रुपए की नोट हो गई। एक जीरो हटा दिया, उसका शेप साइज छोटा कर दिया, तो मैं 50 रुपया देने का वादा करता हूं, और छोटा कर दिया तो 5 रुपया देने का वादा करता हूं। यानी जितना लिख दिया गया वही जो है उसकी जो है वैल्यू हो गई। और ये काम सांकेतिक मुद्रा में इन्होंने ही शुरू किया था। और इन्होंने कितने तेज आदमी थे, तांबे के सिक्के जो है जारी कर दिए। और तांबे के सिक्के जब सांकेतिक मुद्रा में जो है इन्होंने जारी किया, तो उस समय की जो जनता थी, भारत की जनता तो हमेशा से जो है गजब रही है। उन दिनों भी लोग अपने घरों में पड़े बेकार जो तांबे के बर्तन थे उनको काट काट करके जो है उन्होंने भी अपना कॉइन बनाना शुरू कर दिया। यानी खुद का जो है टकसाल लोगों ने घरों में बना लिया। जब लोगों के पास इतना अधिक जो है तांबे की मुद्रा हो गई कि शाही मुद्रा को अब कोई घास नहीं डाल रहा है, तब जब इनके मंत्रियों ने इनको समझाया तो इन्होंने फिर दूसरा सनक भरा काम किया। क्या? इन्होंने कहा कि तांबे के सिक्के को सोने के सिक्के से जो है बदल दो। इतने बड़े तेज आदमी थे। जब गवर्नमेंट के द्वारा उस समय जो है सुल्तान के द्वारा तांबे के सिक्के को सोने के सिक्के से, चांदी के सिक्के से बदला जा रहा था, तो पब्लिक फिर जो है अपने घरों में जितने बेकार बर्तन पड़े थे, बर्नी लिखता है कि लोगों पर सिक्के बनाने का इतना सनक सवार हो गया कि बाजार में जो है तांबे के बर्तन कम पड़ गए, क्योंकि लोग तांबे के बर्तन इस्तेमाल करने के लिए नहीं, सिक्के बनाने के लिए जो है करते थे। तो यह भी इनकी योजना जो है पूरी तरीके से सुपर फ्लॉप हो गई थी। 2 आब कर वृद्धि इनकी तीसरी जो है योजना थी। 2 आब कर वृद्धि, 2 आब का मतलब 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र, अब इनकी आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई, तो उसको संभालने के लिए इन्होंने टैक्स को बढ़ा करके जो है 50% तक कर दिया। यानी जितना आपकी इनकम है उसका जो है 50% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा ऐसा सुल्तान था जिसके शासनकाल में टैक्स रेट सबसे अधिक था, और वो 50% के आसपास था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, इसके बारे में पहले ही तुम्हें बता दिया। उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का जो है नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका वास्तविक नाम था क्या? मलिक फखरुद्दीन, या इसका एक और नाम था क्या? जूना खां। क्या नाम था? जूना खां, या इसे जो है जौना खां के नाम से भी जो है जाना गया था। इसे पढ़ा लिखा जो है सनकी सुल्तान के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी टैक्स रेट अधिकतम था, और इसके समय में भी जो है मैक्सिमम टैक्स रेट था, और वो जो है था कितना? जी हां, कुल उपज का, आपकी कुल इनकम का आधा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का जो है शासक था, इसको गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जो 1211 से लेकर के 1236 तक शासन किया। इसी इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, और रजिया पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी जो कि भारत में शासिका बनी थी, सुल्तान बनी थी, जिन्हें रजिया सुल्तान के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न को देखें। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता, जिसका वास्तविक नाम था अब्दुल्ला बिन मुहम्मद इब्न बतूता। तो ये प्यारा सा छोटा सा इसका नाम था। इब्न बतूता कहां का रहने वाला था? तो मूर देश, जिसको कि अब हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? मोरक्को के नाम से जो है जानते हैं।
मोरक्को के नाम से जो है जाना जाता है। आज भी अगर जो है आप मैप को उठा करके जो है देखेंगे तो सपोज करें कि थोड़े देर के लिए कि ये ग्लोब है, तो यहां पर देखें, इधर ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये जो है साउथ अमेरिका, इधर जो है यूरोप के देश जो है पड़ते हैं, इधर जो है अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है, अफ्रीका जो है महाद्वीप पड़ता है, ये बीच में इधर अटलांटिक महासागर है। यूरोप और जो है इसके बीच, किसके बीच, अफ्रीका के बीच जो ये वाटर बॉडी है, यहां पर भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है, और इसको कनेक्ट करने वाली जो वाटर बॉडी है उसी को कहते हैं जिब्राल्टर स्टेट, या उसी को जिब्राल्टर की जल संधि कहते हैं। यहीं पर सबसे ऊपर की तरफ एक देश है जिसका नाम है मोरक्को। यूरोप का देश इधर जो है स्पेन, और इसी मोरक्को का रहने वाला था कौन, इब्न बतूता। इब्न बतूता कहा जाता है कि बड़े बाप का बेटा था, इसके पिताजी हीरे के व्यवसायी थे, अपने बाप का इकलौता बेटा था। एक तो इकलौता हो और अमीर बाप का बेटा हो तो बिल्कुल वैसे ही स्थिति हो जाती है 90% मामलों में, क्या करेला नींव पर चढ़ गया हो। 90% की मैं बात कर रहा हूं, 10% आज भी अच्छे हैं। हमेशा दुनिया में अच्छे और बुरे लोग रहे हैं। रावण था तो उस समय राम थे, कृष्ण थे तो उस समय कंस भी था। बहरहाल यहीं का रहने वाला जो है इब्न बतूता, और इब्न बतूता यहां से जो है अफ्रीका से अपने घर वालों के जो है मर्जी के खिलाफ चलता है, और जिब्राल्टर को पार करके यूरोप में आता है, और यूरोप को जो है पार करके यहीं पर तो एशिया पड़ता है, ये अपना जो है भारतवर्ष पड़ता है यहां पर, यानी अफ्रीका, यूरोप और एशिया, अंततोगत्वा ये दिल्ली जो है आ ही जाता है। तो 3 महाद्वीपों को क्रॉस करके जो है ये भारत आया था। इसको भारत देखने की जो सनक सवार थी, और कब आया था, 1333 ईस्वी में आया था। कहां पर आया, दिल्ली में आया। किसके शासनकाल में आया, जी हां, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। कहा जाता है कि जब यह घर से भागा तो इसकी अवस्था जो है 19 वर्ष की थी, और जब जो है दिल्ली आया था तो जब जो है ये 30 वर्ष का हो चुका था। यानी जिंदगी का 11 वर्ष ये पट्ठा पैदल चलने में निकाल दिया। इतना बड़ा दिमाग का पैदल, और आया तो दिल्ली में एक और दिमाग का पैदल से मिल गया, और पैदल पैदल मिले तो पैदल स्क्वायर हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि तुम्हारे जैसा टैलेंटेड व्यक्ति न दुनिया में कोई हुआ है, न होगा। अब बताओ पैदल चलने में कौन सा टैलेंट था। लेकिन इतना अधिक जो है प्रभावित हुआ मोहम्मद बिन तुगलक इनसे कि इब्न बतूता को, किसको, इब्न बतूता को उसने दिल्ली में काजी नियुक्त कर दिया। क्या बनाया, काजी नियुक्त कर दिया था। आज के समय में उसको जो है जज कहा जाएगा। और इब्न बतूता को ही इसने जो है अपने राजदूत के रूप में बाद में जो है चाइना में, चीन में भेजा था। इब्न बतूता अपने जिंदगी की जो है, जो ये यात्रा वृतांत था, जिस किताब में लिखा, उस किताब का नाम है रेहला, या कहीं कहीं लिखा होगा रेहाला। और इसी रेहाला का जो है अंग्रेजी वर्जन जब जो है पढ़ा था कौन, जी हां, जब इसका जो है अंग्रेजी वर्जन जो है पढ़ लिया था, जिसका नाम था जो है कोलंबस। कहा जाता है कि इसी रेहाला से जो है उसका इंग्लिश ट्रांसलेटेड जो किताब थी उसी से प्रभावित था कोलंबस, और इतना प्रभावित हो गया कि वो उसको भी भारत देखने का जो है सनक सवार हो गया। उसने सोचा 11 बरस पैदल चल करके कौन, इब्न बतूता अगर भारत पहुंच सकता है तो हम नाव के माध्यम से चलेंगे तो 11 महीने में भी भारत पहुंचेंगे। वो अलग बात थी कि भारत खोजने चला इटली का निवासी कोलंबस, वो भारत न आकर के अमेरिका में चला गया था। बहरहाल आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा तो वहां इन बातों पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। अंतिम विकल्प जो कि महमूद गजनवी वो व्यक्ति था जिसने कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 के बीच जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इस बात को किसने बताया था, किस इतिहासकार ने बताया, हेनरी इलियट के द्वारा जो है बताया गया था। किसके द्वारा, हेनरी इलियट के द्वारा जो है बताया गया था। महमूद गजनवी दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है सुल्तान की उपाधि जो है धारण किया। हालांकि ये सुल्तान की उपाधि उस समय के तत्कालीन खलीफा के द्वारा जो है दिया गया था। ये दोनों जो विकल्प हैं में दिए गए नाम हैं, ये मुगल वंश के शासक हैं जिन पर आगे चर्चा होगी। अगला प्रश्न देखें
इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तानों को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? जी हां, यह स्टेटमेंट जो है बदायूनी के द्वारा जो है तब दिया गया जब जो है 1351 में, कहां 1351 में, उस समय के सिंध में जब विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को शांत करने के लिए जो है गया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से चला। ये क्या विद्रोह शांत करता, खुद ही जाके शांत हो गया, यानी वहीं पर मार दिया गया था। और उसकी मृत्यु के बाद बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से अंततोगत्वा मुक्ति मिल ही गई। मोहम्मद बिन तुगलक की सनक भरी योजनाओं की वजह से ही उस समय की प्रजा भी जो है बहुत परेशान रही थी, इसलिए संभवतः बदायूनी ने ये स्टेटमेंट दिया रहा होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक से जो कथा जो है शुरू हुई थी दिल्ली सल्तनत की, मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल में आते आते मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में ही रहने वाले दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का दोनों भाई दक्षिण भारत में जब फिर वापस जाते हैं, जिनको कि बंदी बना करके युद्ध में लाया गया था, इस्लाम धर्म जो कि स्वीकार कर लिए थे, वापस गए तो दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नए साम्राज्य की स्थापना की और उस साम्राज्य का नाम दिया गया क्या? विजयनगर साम्राज्य। तो अगर आपसे पूछे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में किसके कार्यकाल में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी, तो उस सवाल का भी जवाब होगा क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया रहा था, उस सवाल का जवाब क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने को ही किसने जो है स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक। दो आब कर वृद्धि यानी सबसे अधिक टैक्स रेट्स किसने लगाया था तुगलक वंश में? उस सवाल का भी जवाब मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली में किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? जी हां, सबका साथ सबका विनाश, सबका साथ सबका विकास, हर हाथ को काम, ये जो वर्तमान सरकार की योजना है, संभवतः उस समय सल्तनत काल में भी अपने अस्तित्व में अलग अलग समय में अलग अलग नामों से रही है। तुगलक वंश का तीसरा शासक जिसका नाम जो है फिरोज शाह तुगलक था, उसने उस समय के हर जिले में दफ्तर ए रोजगार की स्थापना कराया था। क्या? दफ्तर ए रोजगार, जिसको कि आज रोजगार कार्यालय कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कहा जाता है। और यहां पर दफ्तर ए रोजगार में जो लोग अपनी योग्यता के अनुसार जो है यहां पर अपना पंजीकरण कराते थे और उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। तो यह व्यवस्था जो है सबसे पहले किसने सल्तनत काल में शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है शुरू किया था। अब भी मैंने बताया था दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान मतलब गुलाम विभाग, दास विभाग, बंदगान किसने स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए इस्तेहाक, दीवान ए इस्तेहाक, ये शब्द बहुत पूछे जाते हैं, मतलब क्या? पेंशन विभाग किसने शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक ने। आपसे जो है पूछा जाए क्या दीवान ए इमारत किसके समय में स्थापित हुई, उस सवाल का भी जवाब होगा क्या? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसका उत्तराधिकारी था? जी हां, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी। उसी के बाद जो है ये सुल्तान बना था। मोहम्मद बिन तुगलक जब सिंध में मारा गया, फिरोज शाह तुगलक जो है सुल्तान बना, तो अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका वास्तविक नाम था जो है क्या? जूना खां, इनके याद में जिस शहर का निर्माण कराया गोमती नदी के तट पर, आज उस शहर को जौनपुर के नाम से या सिराजे हिंद के नाम से जो है जाना गया, जहां पर कालांतर में सरकी वंश के शासकों ने जो है शासन किया था। अगर आप लोगों में
से कोई जौनपुर से होगा तो आप कमेंट करके बताना। सही। और गोमती नदी के तट पर जो है इन्होंने जौनपुर शहर की स्थापना की। किसके याद में? अपने भैया जुन्ना खां के याद में। तो भौजी के याद में भी तो जो है शहर का स्थापना करेंगे। हिसारा बानों के याद में इन्होंने हिसार शहर की स्थापना की, जो आज वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। फतेहाबाद, फतेहपुर जैसे लगभग जो है अपने कार्यकाल में 300 से अधिक जो है शहरों का निर्माण इन्होंने किया, जो कुछ आज भी उसी नाम से एज इट इज जो है जाने जाते हैं। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। आज भी जहां वस्तुएं फ्री में मिलती है तो कुछ लोग गुस्साते हैं, तो कहते हैं कि यहां खैरात बांटी जा रही है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में गरीब लोगों का विशेष ध्यान रखा गया और मैंने बताया कि यही पहला वो सुल्तान था जिसने शाही खर्चे पर गरीब लोगों की कन्याओं का जो है सामूहिक विवाह की प्रथा का जो है प्रचलन किया था उस समय। कब? सल्तनत काल में। दीवाने खैरात, जहां पर उन दिनों गरीब लोगों को जो है आर्थिक मदद जो है दी जाती थी। दीवाने दारुल सफा, जो कि मुफ्त दवा और भोजन, रोटी कपड़ा मकान का जहां प्रबंध था गरीब लोगों के लिए। लेकिन ये सब सारी व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए था जो कि इस्लाम धर्म को मानते थे। जो नहीं मानते थे उनको देना तो दूर, उनसे जो है जजिया कर जो है लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने ही जगन्नाथपुरी मंदिर को जो है ध्वस्त किया था और उसके बाद जो है खुद को बुद्ध सिकंद जो है घोषित किया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। बहलोल लोदी, जो आगे चल करके बताऊंगा कि लोदी वंश का जो है संस्थापक था। लोदी वंश का जो है संस्थापक था। गियासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का जो है संस्थापक था। तुगलक वंश का जो है संस्थापक था। इल्तुतमिश, ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक था। और फिरोज शाह तुगलक, जिसे कि सल्तनत काल का अकबर के नाम से जो है जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? जी हां, गुलामी प्रथा भारत में तुर्कों के द्वारा ही लाई गई, वरना ये जो है प्रथाएं पहले अरब के देशों में प्रचलित थी। अरब के देशों की स्थिति तो ऐसी थी कि वहां लोग एक से अधिक शादियां इसलिए करते थे, अधिक से अधिक बच्चे इसलिए पैदा करते थे कि उन बच्चों को जो है बेच करके जो है धन प्राप्त किया जा सके। और गुलामों के जो व्यापारी थे उन बच्चों को खरीद करके और उनकी योग्यता के अनुसार उनको काबिल बनाया जाता था। किसी के मुकद्दर में घरेलू नौकर के रूप में ही पूरी जिंदगी जो है बिताने के लिए कोई मजबूर हो जाता था, तो कुछ ऐसे थे जिनको बड़े होकर के सैनिक के रूप में जो है सैनिक प्रशिक्षण देकर के सैनिक बना दिया जाता था। तो कुछ ऐसे भी थे जिनको बचपन में ही जो है मार करके जो है खा जाने वाले लोग भी थे उन दिनों। बहरहाल भारत में दास विभाग की स्थापना, जिसको दीवान ए बंदगान, अभी तो बताया था आपसे, दीवान ए बंदगान मतलब का गुलाम विभाग, दास विभाग। किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में गुलामों की संख्या लगभग इनके राज दरबार में करीब कितनी थी? 2 लाख के आसपास जो है थी। गुलाम के रूप में सैनिक क्यों रखे जाते थे? उनको वेतन क्यों नहीं दिया जाता था? या दूसरे लोगों को गुलाम के रूप में क्यों रखा जाता था? उसमें अंतर यह था कि अगर जो है कोई सैनिक अगर गुलाम था तो वो पूरी जिंदगी जो है मुफ्त में बिना कोई जो है वेतन लिए अपने सुल्तान के लिए जो है समर्पित होकर के काम करता था। और नहीं, अगर वो गुलाम नहीं होता तो फिर जो है हर महीने उसको वेतन दिया जाता। क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न फिरोज शाह तुगलक वेतन हर माह न देना पड़े, इसलिए उन्होंने सबसे अधिक जो है अपने राज दरबार में गुलाम रखे और जिनका प्रयोग सैनिकों के रूप में या जो है राजकार्य में जो है लिया जाता था। तो दास प्रथा या
दीवाने बंदगान जिसको कहा जाता था, सबसे अधिक गुलाम किसके शासनकाल में थे? उस सवाल का भी जवाब होगा क्या? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बात जो है संभवतः मैं नहीं बताया, ये पहला ऐसा सुल्तान था जो कि हिंदू धर्म के लोगों के त्योहार में सम्मिलित होता था और स्पेशली होली में फगुआ भी गाता था। होली त्योहार में सम्मिलित होने वाला जो है पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मंदिर में सार्वजनिक रूप से जाने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। या जैन मुनियों से धार्मिक वार्तालाप करने वाला भी सुल्तान जो है कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें जो विकल्प में और कुछ जो नाम दिए गए हैं, बलबन जिसका वास्तविक नाम था जो है बहाउद्दीन, यह गुलाम वंश का तीसरा गुलाम जो है शासक था और बलबन के शासनकाल में ही जो है इक्ता प्रथा थी उसको आंशिक रूप से जो है समाप्त किया गया था। इसी के समय में जो है तुर्कान ए चिहलगानी उसको जो है समाप्त कर दिया गया था। तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना किसने किया था? जी हां, इसकी स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। लोक निर्माण विभाग को उन दिनों किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए इमारत। किस नाम से जाना जाता था? दीवान ए इमारत के नाम से जो है जाना जाता था। और मैंने बताया था कि इमारतों का जो है निर्माण या जो है नगरों का निर्माण कराने का जो है बहुत शौक था। किसको? फिरोज शाह तुगलक को, जिसने अपने भाई के याद में जौनपुर शहर का निर्माण कराया, जिसने खुद के नाम से फिरोजाबाद शहर का जो है निर्माण कराया, अपने भाई के नाम से हिसाराबानों के नाम से हिसार शहर का निर्माण कराया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों का भी निर्माण भारत में कराने का श्रेय जो है सबसे अधिक नहरों का निर्माण कार्य फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया। और दिल्ली का ही हिस्सा था तब हरियाणा, अब तो अलग जिला है, अलग जो है राज्य है, तब हरियाणा दिल्ली का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल सिर्फ युद्ध कार्यों के लिए जो है किया जाता था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हरियाणा में ही लड़ा गया। पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई, तराइन में भी 3 लड़ाइयां जो है लड़ी गई, क्योंकि वो जनशून्य प्रदेश था। वहां पर नहरों के माध्यम से जल यानी पानी पहुंचाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और उस क्षेत्र को जनशून्य प्रदेश से आबाद प्रदेश में परिवर्तित करने का भी काम किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। आज भी वहां पर फतेहाबाद और हिसार वो शहर हैं जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही स्थापित किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में किया गया था। फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, अभी तो मैंने बताया, कौन था? फिरोज शाह तुगलक। आपसे पूछा जाए कि इन्होंने यमुना नदी से जो है नहरों का निर्माण कराया, और कहां तक? आज का हरियाणा, उस समय तो दिल्ली का ही ये जो है हिस्सा हुआ करता था। हिसार तक जो है नहरों का निर्माण जो है कराया, और अलग अलग क्षेत्रों में जो है करीब दर्जनों जो है नहरों का निर्माण कार्य इनके द्वारा कराया गया। फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने जो है सिंचाई कर जो है लेने की प्रथा जो है शुरू की। सिंचाई कर की प्रथा जो है इन्हीं के द्वारा जो है शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नहरों का निर्माण सबसे पहले जो है किसने कराया था? तो उस सवाल का जवाब होगा गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे अधिक नहरों का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। लो, वो भी आ गया। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक।
नहरों के लिए जल का प्रबंध, उन नहरों की साफ सफाई, या जो है हर वर्ष फसल के जो है मौसम में उनमें जल का समुचित प्रबंध हो, इन तमाम जो है चीजों को देख रेख करने के लिए उन्होंने एक विभाग की स्थापना की, जो आज भी चल रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट या सिंचाई विभाग। इन्हीं के समय में जो है शुरू किया गया था। और इन्होंने ही एक टैक्स शुरू किया, एक कर, जिसको हक ए सर्व के नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर जो है आपसे सवाल पूछे जाए कि सबसे पहले कृषि कार्य के लिए नहरों का निर्माण जो है किसने कराया था, तो उस सवाल का जवाब होगा गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने जो है ये प्रथा जो शुरू की, फिरोज शाह तुगलक ने उसको जो है और परवान चढ़ाया। अंतर क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने किसानों से इसके लिए कोई टैक्स नहीं लिया, जबकि इसने जो है इसके लिए टैक्स लिया था। किसानों के लिए दूसरा काम जो कृषि विभाग की स्थापना किया था, अभी मैंने बताया था पीछे भी, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और तब उसको जो है अमीन ए कोही या दीवान ए कोही के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? दीवान ए कोही के नाम से जाना जाता था। कृषि कार्य के लिए ऋण का व्यवस्था, जिसको तकावी कहते थे, शोनधार कहते थे, यह भी काम जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही किया गया था। पहला ऐसा जो है सुल्तान था जिसने की हिंदुओं के त्योहारों में सार्वजनिक रूप से हिस्सा लेता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह जो प्रश्न होगा इस सेशन का अंतिम प्रश्न होगा, 2020 सीरीज का अंतिम प्रश्न। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? जी हां, तुगलक वंश मैंने बताया सबसे अधिक समय तक शासन में रहा था, 94 वर्ष तक। 94 वर्ष तक, कब से कब तक? 1320 से 1414 तक। इस वंश का पहला शासक जो है कौन था? इस वंश का पहला शासक मैंने बताया था गयासुद्दीन मोहम्मद जो है तुगलक था, लेकिन अंतिम जो शासक था वो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन महमूद जो कि लगभग 1394 से लेकर के और 1414 तक शासन किया था। इसी के शासनकाल में वर्ष 1398 में जो है आतताई तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। कब? 1398 में मंगोल का रहने वाला ये तैमूर लंग, जिसके शासनकाल में 4 से 5 लाख लोग जो है मारे गए थे, ऐसा अनुमान बताया जाता है। गांव के गांवों में आग लगवा दी जाती थी, और तैमूर लंग का भी जो है भारत पर आक्रमण करने के पीछे उद्देश्य था भारत को लूटना, भारत से जो है धन प्राप्त करना। तुगलक वंश का यह अंतिम शासक, जिसका क्षेत्र सिर्फ दिल्ली तक जो है सीमित रह गया था, यह इतना जो है कमजोर था कि वो मोहम्मद बिन तैमूर लंग को जो है रोक ही नहीं पाया। और मनमानी करने के बाद जब तैमूर लंग भारत से वापस चला गया, तो अपने एक सेनानायक को, जिसका नाम था खिज्र खां को पंजाब में दीपालपुर का जो है गवर्नर बना करके चला गया, या कह लो कि अपने जो है जीते हुए क्षेत्र का प्रबंधक संरक्षक बना करके चला गया। कौन? तैमूर लंग। इतना ही नहीं, तुगलक वंश के अंतिम शासक से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का, 1 लाख दिनार का नजराना भी जो है वसूलता था। जब तक तैमूर लंग रहा था तब तक ये जो है मंगोल में ये नजराना जो है भेजा करते थे। लेकिन तैमूर लंग की जो है जब मौत हुई, कुत्ते क्या मौत मारा गया, तो उसके बाद पंजाब में दीपालपुर का रहने वाला व्यक्ति खिज्र खां, कहा जाता है कि खिज्र खां पंजाब का जो है एक क्षेत्र का जागीरदार था, उसी ने तैमूर लंग को भारत में बुलाया था। और मैं बताया कि भारत जब जब बर्बाद हुआ तो अपने लोगों की गद्दारी की वजह से ही बर्बाद हुआ। परिवार हो या देश हो, अपनों की गद्दारी की वजह से ही जो है बर्बाद होता है। भारत वो देश जहां हमेशा दुश्मन आए कम, बुलाए ज्यादा गए, और वो व्यवस्था आज भी बदस्तूर जारी है। क्योंकि भारत में कुछ ऐसे लोग तब भी थे और आज भी हैं, जो पैसे के लिए इतना गिर जाते हैं जितना पैसे की कीमत नहीं गिरती है।
आप सबको याद होगा पठानकोट का जो आतंकवादी घटना, जब आईपीएस ऑफिसर सुखविंदर सिंह के द्वारा अपने लाल बत्ती गाड़ी में लगी हुई लाल बत्ती गाड़ी, जिसमें उसने आतंकवादियों को सरहद से जो है बिठा करके लाता है और पठानकोट एयर बेस पर छोड़ देता है। एक आईपीएस ऑफिसर जिसके पास क्या नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पैसे की भूख जो थी, जो कि देश के साथ गद्दारी करने के लिए उसको विवश किया। ऐसे हजारों गद्दार पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग हमेशा इस दुनिया में रहे हैं। उस पठानकोट एयरबेस को बचाने के लिए कितने सैनिकों ने, अपने 7 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, जो अमीर घरों के बेटे नहीं थे, किसी मजदूर गरीब किसान के बेटे थे। और ये देश जब जब जला है तो इसको बचाने का काम मजदूरों ने, गरीबों ने, किसानों ने किया है, लेकिन हमेशा इसको लूटने का काम अमीरों ने किया है। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो 9-9 हजार करोड़ लूट करके और विदेश चले जाते हैं, 14,000 करोड़ लेकर के जो है विदेश चले जाते हैं। हालांकि वो जाते नहीं हैं, बल्कि जो है उनको भेजा जाता है। तो अमीरों ने देश को लूटने का काम किया, गरीबों ने इस देश को जो है बचाने का काम किया। किसी महान कवि ने लिखा था कि इस देश की व्यवस्था किसानों और जवानों के दम पर चलती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में हमेशा किसान और जवान जो है प्रताड़ित रहे हैं। किसान कभी यह नहीं चाहता है कि उसका बेटा भी इस पेशा में आए, इस प्रोफेशन में आए, और सरहद पर -40 डिग्री टेम्परेचर में AK-47 लेकर के पाकिस्तान की तरफ मुंह करके खड़ा जो सिपाही, सेना का जवान, कभी वो भी नहीं चाहता है कि उसका बेटा भी आकर के जो है सैनिक बने। बहरहाल ये आज का जो है अंतिम सेशन था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप अपना जो है बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में जो है जरूर लिखते रहिएगा, जिसको मैं पढ़ता हूं, यथा उचित जो है उस पर प्रतिक्रिया भी देता हूं, उत्तर भी देता हूं, और आपकी सलाह हमको जीवन में और बेहतर करने के लिए जो है प्रोत्साहित करती है। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।